हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th के बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। तो आइए बिना समय गंवाए हम सब जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स लर्न एंड एंजॉय। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी हम शुरू करें उससे पहले ये बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्जेज है, यानी आवेश का अध्ययन। अब आवेश को समझने के बाद ही हम सब अपने इस टॉपिक पर लौटेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ चार्ज, जिसको हिंदी में हम सब कहते हैं आवेश। अब ये आवेश क्या है, तो पहले ऐसे समझिए कि बचपन में आपने वो एक बड़ा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूल के क्लास में बैठे बैठे कि स्केल लिया होगा, बालों से रगड़ा होगा और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों की ओर आपने उस स्केल को लाया होगा। तो आप देखते होंगे कि कागज़ के वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो उड़कर स्केल से चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए थोड़ा सा हम सब केमिस्ट्री में चलते हैं। ये आपका कुछ ज़्यादा मोटा मैंने बना दिया। ये आपका वो स्केल है जिसके इस हिस्से को, मान लीजिए इस हिस्से को आप अपने बाल से रब कर रहे होते हैं। अब इसको मैं यहाँ आपको क्लास 9th के उस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कंपेयर कर कर दिखाऊं तो याद होगा कि ये एटम है। हर एक सबस्टांस छोटे छोटे कणों यानी एटम से बना हुआ है। एटम के इसको हम सब नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें मौजूद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन अ सर्टेन ऑर्बिट, की निश्चित कक्षाओं में। अब आपको मालूम है कि प्रोटॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है और ये माइनस होता है। तो ये दोनों इक्वल अमाउंट में, सेम नंबर्स में मौजूद होते हैं किसी एटम में। अब जब हम स्केल को अपने बालों में रगड़ रहे होते हैं तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चले जाते हैं हमारे बालों में, और ये जो प्लेस है ये हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। जब कोई सबस्टांस इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वो प्लस यानी धनावेशित पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। वहीं जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होता है कोई पदार्थ तो वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो तत्काल मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इससे जा रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब आपको तो मालूम है प्लास्टिक जो है वो विद्युत का चालन नहीं करता, वो कंडक्टर नहीं होता है। तो इस सूरत में जो इसके चार्ज यहाँ जमा होते हैं वो यहीं जमा रहते हैं, कहीं जाते नहीं है। जब इस स्केल को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों की ओर लाया जाता है, बहुत छोटे टुकड़े, बहुत बड़े टुकड़े होंगे तो फिर ये जो एक्टिविटी है ये वर्क नहीं करती है। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों की ओर लाया जाता है तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो ये खुद ब खुद नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है सबस्टांस की जिसके बारे में हम सब आगे पढ़ेंगे। इंडक्शन कहते हैं, प्रेरण। तो इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने आप नेगेटिव चार्ज हो जाता है और फिर ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और कागज उड़कर स्केल से चिपक जाते हैं। तो यहाँ ये सारा खेल, ये सारा एक्टिविटी जिसको आप जादू कह सकते हैं, ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ आवेश के कारण। तो ये कागज उड़ के चिपक जाते हैं स्केल से। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो बड़ी चार्ज हुई, ये जो स्केल चार्ज हुआ, इसका चार्ज इसी जगह जमा रहा, कहीं और गति नहीं कर सका। अगर ये कहीं और गति कर पाता तो हम इस जगह चार्ज जमा नहीं रख पाते और फिर ये कागज इसकी ओर नहीं चिपकता, क्योंकि ये चार्ज होता जाता और अपने चार्ज को आगे भेजता जाता। तो इस तरह से ये कागज का छोटा छोटा टुकड़ा प्रेरण के कारण स्केल से आकर चिपक जाता है और ये हो पाता है आवेश के कारण। इस पर धनावेश पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये अपने आप ऋणावेश पैदा कर लेता है। अब यही आवेश है। इस जगह आपको पता चलेगा कि यह आवेश जो है ये अपनी ही जगह पर स्थिर है, यानी इस जगह का इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलकर बालों में गया तो जो धनावेश पैदा हुआ वो यहीं जमा रहा, कहीं और नहीं गया। पर कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं, मान लीजिए इसी एक्सपेरिमेंट को आप उस स्केल से करना चाहें जो स्टील का बना होता है, स्टील के भी स्केल आते हैं वो लंबे से, उससे अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें
कभी भी चार्ज एक जगह जमा नहीं रह पाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बोला चालक कंडक्टर वाली बात, तो ये कंडक्ट नहीं कर पाता, ये विद्युत का चालन नहीं करता है। पर इसके सिरे पर अगर आप करंट लगाएंगे तो आपको यहाँ झटका लगेगा, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है ये करंट को कंडक्ट करता है। तो ऐसे में जो चार्ज इसमें पैदा होते हैं वो चार्ज आगे की ओर मूव कर जाते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं, और इसमें चार्ज एक जगह जमा ही नहीं रहता, इसलिए ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर नहीं खींच पाता है। तो इस तरह आपको समझ में आएगा कि एक चार्ज वो है जो रुका हुआ है, जिसको हम सब कह सकते हैं स्थिर आवेश, देख रहे हैं, और दूसरा वो है जो जिसको आप कह सकते हैं गतिशील आवेश। आवेश यानी चार्ज। तो जो ये स्टैटिक चार्ज है, इसको स्टैटिक चार्ज कहेंगे हम सब। ये जो स्टैटिक चार्ज है, इसके कारण जो करंट पैदा होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो ये गतिशील चार्ज है, जो चार्ज गति कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, मूविंग चार्ज जिसको आप कहेंगे, तो मूविंग चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी उसको कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम सबको नहीं पढ़ना है, हम सबको इस बार पढ़ना क्या है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे आवेश, ऐसे चार्ज जो गति कर रहे हैं। तो आइए अब हम सब चार्ज को और अच्छे से समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चार्ज को आपने कुछ हद तक समझ लिया है, आइए अब इसको और अच्छे से समझते हैं। तो चार्ज के बारे में कहा जाता है कि चार्ज किसी पदार्थ का गुण है। ये पदार्थ के अंदर ही मौजूद होता है, कहीं बाहर घूमता फिरता टहलता नजर नहीं आता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि चार्ज किसी पदार्थ का गुण है, जिसके कारण जब इसे किसी वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये एक प्रकार का बल अनुभव करती है। इसको थोड़ा सा तरीके से समझिए। मान लीजिए ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पॉजिटिव चार्ज पहले से मौजूद हो, और कोई एक ऐसा बॉडी हम ले आए जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज हो, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ सेम चार्ज होने के कारण रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। तो समान चार्ज के कारण दोनों एक दूसरे से क्या हो गया? दूर हो गया। वहीं अगर ये प्लस के जगह माइनस होता तो क्या होता? तो ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होता, दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर खींचता। तो ये हो रहा है इसके कारण कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेम चार्ज के कारण दूर भागेगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो अलग अलग चार्ज के कारण ये अट्रैक्ट होगा। तो ये हो गया आपके चार्ज का कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पहले से कोई आवेश मौजूद है और दूसरा आवेशित पदार्थ उसके पास जा रहा है, तो आकर्षण होगा या विकर्षण होगा, वो इनके चार्ज पर निर्भर करता है। तो इस तरह से चार्ज के बारे में अब साफ साफ कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टेंस ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन इट केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युतीय क्षेत्र में रखने के बाद कोई वस्तु एक प्रकार का फोर्स अनुभव करेगी अगर वो चार्ज होगी। तो ये डेफिनेशन था चार्ज का। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो चार्ज को हम सब रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। अब ये जरूरत के अनुसार कैपिटल क्यू भी होता है, स्मॉल क्यू भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, वो होता है कूलम्ब। कूलम्ब हिंदी भी लिख दूं मैं, कूलम्ब, जिसे हम सब दर्शाते हैं सी से। यानी जिस तरह आप किसी चीज के वजन को नापने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह चार्ज को नापने के लिए कूलम्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब चार्ज जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करूं तो ये आपका हो गया धनावेश, और नेगेटिव की बात करूं तो ये हो गया ऋणावेश।
अब धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब होगा, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है यानी इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहा होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जब कोई पदार्थ सबस्टांस इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो ऋणावेशित यानी नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो चार्ज दो तरह के हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये डिपेंड करता है कि कोई सबस्टांस इलेक्ट्रॉन खो रहा है या इलेक्ट्रॉन पा रहा है। जैसे मेटल्स की बात करूं तो प्रायः मेटल्स जो हैं तत्व इलेक्ट्रॉन खोते हैं, जैसे उनके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे होते हैं तो उनका जो चार्ज होता है वो प्लस होता है। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल अधातु की बात करूं तो जैसे मैं धातु की बात करूं तो ये प्रायः इलेक्ट्रॉन खोते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, ये सब इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं इसलिए ये धनावेशित होते हैं। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स यानी अधातु प्रायः ऋणावेशित होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो इस तरह चार्ज के प्रकार को भी आपने आसानी से समझ लिया। अब मैं ये बता दूं कि वो इलेक्ट्रॉन जिसके खोने या पाने से आप बॉडी के चार्ज होने का पता लगाते हैं उस इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और कितना होता है तो ऐसा लिखा जा सकता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो आप चाहें तो इस जगह माइनस लगा सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पर जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं वो इतने कूलम होते हैं। बच्चों देखिए सवाल क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज का निर्माण करते हैं। मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो इतना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। माइनस को हटा दूं, मैं सिर्फ चार्ज की बात करूं, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज की बात ना करूं, तो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये 1 से काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। तो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों को मैं एक जगह लेके आऊं ताकि जब उन सारे चार्जेस को आपस में जोड़ा जाए तो टोटल 1 कूलम चार्ज तैयार हो। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं बस एक लाइन लिखता हूं, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n हो तो आप लिख सकते हैं n गुना e, यानी अगर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पांचों के इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 5 से गुना कर दिया जाए, 15 होंगे तो ऐसा ही कुछ, और वो टोटल हो जाएंगे 1 कूलम। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि मान लिया मैंने n होता है, मैथ्स वाला तरीका है, फिजिक्स और मैथ्स कोई बहुत अलग तो है नहीं। तो n इंटू ई यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल n इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको मिलाने के बाद मेरा 1 कूलम चार्ज तैयार हो जाएगा। अब आपको इसी n का वैल्यू जो है वो निकालना है। तो चलिए n रहा, e के बदले मैं e का वैल्यू रखता हूँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम। तो इस तरह से n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मैं कूलम लिख रहा था पर यहाँ आके वो कैंसिल हो गया, आप चाहें तो इस जगह से ही दोनों को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से अब इसको सॉल्व करने के बाद आप आसानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाइएगा। देखिए कैसे, 1 बाई 1.6 तो था ही, इस पॉइंट के उड़ने के बाद यहाँ 10 हो गया, और आपको मालूम है कि नीचे का जो ये 10 -19 कैरी कर रहा था, ऊपर जाने के बाद एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूले से नीचे का माइनस ऊपर जाके प्लस हो गया। अब 16 से 10 को डिवाइड करूंगा मैं पॉइंट में तो आ जाएगा आंसर, पर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको मैं वैज्ञानिक संकेतन भी कहता हूँ, उसमें डेसिमल हमेशा कम से कम 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। अभी मैं इससे अगर इसको डिवाइड करूँ तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि सही नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म के नज़रिए से। इसलिए मैं इसमें से एक 10 जो है इस बेचारे से उधार मांगता हूँ। तो 10 इंटू 10 टू द पावर, चूंकि एक मैंने ले लिया तो ये रह गया 18 और नीचे बेचारा 16, तो ये हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर 18 बाई 16। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, और ये चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था तो इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स।
इसका मतलब हुआ कि जब आप इतने इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ एक जगह जमा कीजिएगा तो उनके सारे चार्जेज आपस में मिलकर, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सारे चार्ज होंगे वो जब एक साथ जमा होंगे तो 1 कूलम चार्ज तैयार होगा। तो ये था चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच एक छोटा सा रिलेशन। इसको आप एज अ फार्मूला भी कभी कभी यूज कर सकते हैं, कुछ खास नहीं था। अब चूंकि आपने चार्ज को समझ लिया तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है कुछ क्लासों में। तब चलता फिरता डेफिनेशन लिखवा दिया जाता था कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यानी द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पर ऐसा नहीं है। अब इस जगह डेफिनेशन थोड़ा सा बदलेगा और डेफिनेशन बदलने के साथ साथ इस तरह का डेफिनेशन आएगा जिससे आपको एक फॉर्मूला मिल सके, और फॉर्मूला न्यूमेरिकल बनाने के तो काम आता ही है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहा जाता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज के फ्लो के रेट को, कहने का मतलब प्रति सेकंड प्रवाह होने वाले आवेशों को, यानी एक लाइन में बोलूं तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी प्रति सेकंड जो चार्ज फ्लो हो रहा है किसी तार, किसी कंडक्टर से, किसी चालक से, उसे ही हम करंट कहेंगे। मान लीजिए आपको चलता फिरता समझाना चाहूँ कि किसी वायर से 5 सेकंड में 250 कूलम चार्ज फ्लो होता है, 5 सेकंड में 250, और आपसे पूछूं कि करंट बताइए, करंट को अभी मैं बताने जा रहा हूँ, आई से डिनोट किया जाता है, करंट बताइए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप ये कैलकुलेट कीजिए कि 5 सेकंड में 250 कूलम, 1 सेकंड में कितना होगा, यूनिटरी मेथड है, एक ही नियम, 250 बटा 5, 5 25, 50। तो 1 सेकंड में कितने कूलम चार्ज प्रवाहित हो गए किसी तार से, तो वो जवाब है 50 कूलम। इसलिए विद्युत धारा का जो मान होगा वो भी 50 होगा, पर 1 सेकंड में 50 कूलम आया था, यहाँ कूलम ना लिख के विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है एम्पियर, उसका A लिख दिया जाता है। यानी यहाँ अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो पहले लिख दूं इट इज रिप्रेजेंटेड बाई I, इसे I से दर्शाया जाता है। SI मात्रक जो इसका होता है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एम्पियर, रिप्रेजेंटेड बाई A, एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं A से। अब मान लीजिए इफ Q कूलम of charges are flowing through a conductor, सर्किट ना लिख के अभी मैं कंडक्टर लिख रहा हूँ, कंडक्टर in t second, then इलेक्ट्रिक करंट, जिसको रिप्रेजेंट किया था मैंने किससे, I से, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने का एक फॉर्मूला हो गया, I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब उस आधार पर अगर आप ऐसा यूनिट देखना चाहें तो Q का जो ऐसा यूनिट होता है, Q यानी चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और टाइम का होता है सेकेंड। तो दोनों को मिलाने से निष्कर्ष निकल कर आता है कूलम पर सेकेंड। तो करंट का यूनिट कूलम पर सेकेंड भी होता है, पर चूंकि करंट के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंड्रयू मैरी एम्पियर, तो उनके रिस्पेक्ट में ही करंट को कूलम पर सेकेंड ना कह के हम सब एम्पियर कहते हैं। तो एम्पियर का A ले लिया गया है, कहीं अगर कूलम पर सेकेंड भी दिखे तो आपको घबराना नहीं है, ये भी करंट का यूनिट होता है, पर ऐसा यूनिट करंट का जो है वो एम्पियर है, जिसको हम सब A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावे अब एक डिवाइस
होती है। जैसे आप वजन नापने के लिए तराजू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप किसी लंबाई को नापने के लिए फीते का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही जिस डिवाइस से इलेक्ट्रिसिटी नापी जाती है उसको हम एम मीटर कहते हैं। हिंदी में इसको आमीटर कहते हैं। आमीटर भी लिखते हैं लोग और ए मीटर भी लिखते हैं लोग, तो खैर दोनों ही सही है। एम मीटर से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो एम मीटर इसको हम कहते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को नापी जाती है। इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा, और यहाँ हम सब लिख देते हैं ए। तो ये है एम मीटर का सिंबल। एक लाइन इसके लिए कहा जाता है कि एम मीटर को सर्किट में, सर्किट मतलब वो सिस्टम जहाँ आप बल्ब, पंखा, स्विच वगैरह लगाए हुए हैं, जल्दी ही सर्किट के बारे में जानने का भी मौका मिलेगा। सर्किट में जो ये एम मीटर है इसको हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज मतलब किसी एक जगह तार के बीचों बीच इसको लगा दिया जाता है। तो इस तरह से एमीटर जो है वो किसी सर्किट में, किसी परिपथ में सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। बच्चों ये है क्वेश्चन, इफ 300 कूलम्ब ऑफ चार्जेस आर ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 10 मिनट्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यदि किसी बल्ब द्वारा 10 मिनट में 300 कूलम्ब आवेश यानी चार्ज खींची जाती हो तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताएं। तो देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है चार्ज। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम सब कैपिटल क्यू से, तो ये हो गया आपका 300 कूलम्ब। इसके बाद बात करूं मैं टाइम की, तो टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, जबकि आपको मालूम है ऐसा यूनिट मिनट नहीं होता, सेकंड होता है, तो इसलिए इसको आपको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करना होगा। आपका आंसर आएगा 600 सेकंड। अब इसके बाद फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, यानी आपको फाइंड क्या करना है, आई। तो अभी अभी आपने आई के लिए फॉर्मूला पढ़ा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू का मतलब 300, अब चाहे तो कुलम लिख सकते हैं, और ये 600, 0 0 कैंसिल, 1/2 यानी 0.5। आप कुलम पर सेकंड भी लिख सकते थे, पर मैंने कहा ऐसा यूनिट एम्पियर होता है तो आप एम्पियर लिख दीजिए। इस तरह से आपका बड़े आसानी से इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में जो फ्लो हो रहा था वो पता चल गया। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट। अब हम सब वो कारण जानते हैं जिसके कारण किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, और वो कारण है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। बच्चों आपके सामने अब 2 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हम सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है, मान लीजिए आपके सामने कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यानी जो पहले से एक ऐसा फील्ड बना हुआ है जो चार्ज है, जिसमें कोई ना कोई आवेश है। अब यहाँ एक सिंगल चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई धन आवेश, देख रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैं कह सकता हूं इकाई धन आवेश। अब ये आपका क्या है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी चार्ज एरिया होता है उसको हम सब इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वैद्युतीय क्षेत्र, तो ये पहले से एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों में रिपल्सन होगा, तो इसको खींच के यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ किसी पॉइंट तक लाना होगा। इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ ए। तो इस जगह तक लाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन का वैल्यू होगा, जो वर्क डन होगा, वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर का जो भी एरिया है उसको मैं इनफाइनाइट कह रहा हूँ, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ता है, जो वर्क डन करना पड़ता है, उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव कहते हैं। The work is done to bring unit positive charge from infinity to the particular point in an electric field is called electric potential. इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। इकाई धनावेश को, यहाँ भी मैं आपसे उसी तरह का एक सवाल करूं घुमा फिरा सा, कि मान लीजिए 5 कूलम्ब चार्ज को लाने में
300 जूल वर्क करना पड़ा है। 5 कूलम चार्ज को लाना था 300 जूल। कार्य काम वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, आपको पहले से पता होगा। अब 5 कूलम को लाने में 300 जूल काम करना पड़ा है, तो आपसे पूछ दिया जाए कि 1 कूलम को लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो 1 कूलम के लिए आपको करना होगा 300 जूल बाई 5 कूलम। तो ये जो टर्म कट के आया 60 जूल पर कूलम, यही है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 60 जूल पर सेकेंड। पर इस 60 जूल पर सेकेंड को फिर जिस साइंटिस्ट ने डिराइव किया उनका नाम था अलेक्जेंडर वोल्टा। वोल्ट ने पता किया पोटेंशियल के बारे में, तो उनके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट बना वो बना वोल्ट, जिसको हम सब रिप्रेजेंट करते हैं V से। 60 वोल्ट, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ 5 कूलम लाने में इतना काम हुआ था, हमने निकाला 1 कूलम के लिए। 1 कूलम के लिए जो काम हो गया ना, वही काम आपका पोटेंशियल हो गया। तो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट भी करते हैं हम सब V से। जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो भी होता है वोल्ट यानी V, वोल्ट यानी V। और इस V का जो फॉर्मूला होगा, V का फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, वर्क डन और बाई चार्ज। अब देख सकते हैं 300 जो था वो आपका वर्क डन था, W था, और 5 जो है वो आपका चार्ज है। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला। अब पोटेंशियल तो आपने समझ लिया। अब इसी में मैं एक और पॉइंट यहाँ बना दूँ B, और फिर मैं इसी को वहाँ के बजाय यहाँ लाऊं, या यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ लेकर आऊं। फिर कुछ ना कुछ काम करना होगा। मतलब वही बात हो गई, मैं सीधा इसको यहाँ से भी ला सकता था। तो 2 अलग अलग जगह पर हमको काम करना पड़ रहा है। पॉइंट ए के लिए कुछ काम किया, पॉइंट बी के लिए कुछ काम किया। इस जगह लाने में मैंने आपको बताया था मान लो 300 जूल। तो इस जगह के लिए मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ तक लाने में काम करना पड़ा 450 जूल। तो ए के लिए तो आपने निकाल लिया ना 60 वोल्ट। अब बी के लिए आप बताओ, तो बी के लिए भी वही काम किया जाए। 5 कूलम भी चार्ज था, वहां से यहाँ तक लाने में मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो आपने समझ लिया। अब हम सब पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। मान लीजिए इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक और पॉइंट है जिसका नाम मैं दे रहा हूँ B। अब इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाना हो, तो दोनों जगह लाने में 2 अलग अलग काम करना होगा। मान लीजिए यहाँ से 5 कूलम यहाँ तक लाने में 300 जूल काम करना पड़ा, तो जो वोल्ट जो पोटेंशियल निकल के आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो 60 था। अब इस पॉइंट की बात करें, यहाँ से यहाँ तक लाने में अगर मान लीजिए 5 कूलम को उतना दूर ले जाने में 450 जूल काम करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ तक लाने में 5 कूलम को, तो 1 कूलम लाने में कितना काम करना होगा? 1 कूलम के लिए 450/5 यानी लगभग 90। और चूंकि 1 कूलम है, यहाँ मैं J यहाँ मैं C लिखूँ, तो इस तरह से 90 वोल्ट निकल के आएगा। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 90 वोल्ट। अब दोनों के बीच का आप अंतर बताइए कितना होगा? जी हाँ, 30 वोल्ट। और यही जो 30 वोल्ट है ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर आपको PD पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं VB माइनस VA। VB यानी 90 वोल्ट माइनस VA यानी 60 वोल्ट, तो आंसर आ गया आपका 30 वोल्ट। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट। 30 वोल्ट इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, दोनों के वोल्ट यानी पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस हो गया। इसे ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट,
आप यहाँ से यहाँ लाने पर भी, अब इमेजिन करो कि आप यहाँ से न लाके आप इस पॉइंट को सीधा यहाँ से यहाँ ला रहे हो और आपसे पूछा जाएगा बताओ यहाँ तक लाने में कितना काम करना होगा, तो आंसर है 30 वोल्ट। कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपने जाना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फानाइट अनंत से ए तक लाने में काम करना पड़ा। और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कहा जाता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में दो अलग अलग तरह के पोटेंशियल यानी दो अलग अलग तरह के वर्क डन होंगे, तो उनके बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहला जाएगा। तो सीधा सीधा लिखा जा सकता है द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दोज पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका भी है, इसको भी जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए एक तो है पीडी लिख दिया गया VB माइनस VA, पर शॉर्ट में इसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है V से। जो इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है वो भी होता है वोल्ट। वो आपने यहाँ देख ही लिया, वोल्ट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो ये था SI यूनिट। फॉर्मूला आप यहाँ भी एक फॉर्मूला ये कि दो डिफरेंट पॉइंट्स के अगर पोटेंशियल दिए हो तो उसका डिफरेंस आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसको हम सब कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। और इसका सिंबल क्या होता है वो देखिएगा, इसका सिंबल भी वैसा ही होता है जैसे मैंने एम मीटर के लिए बताया, बस उसमें ए लिखा होता था, इसमें आपको वी लिखा मिलेगा। अब इसके अलावा वोल्टमीटर के बारे में बता दूं कि वोल्टमीटर किसी भी सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी पैरेलल समांतर क्रम में लगाया जाता है। मान लीजिए ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, सर्किट मैंने बताया आपको जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, द कंटिन्यूअस फ्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट। तो मान लीजिए कि मैं इस जगह थोड़ा दूर दिखाता हूं, मान लीजिए इस जगह से मैंने वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए वोल्ट मीटर को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो करंट इस जगह से निकलने के बाद एक हिस्सा इधर और कुछ हिस्सा इधर आ जाएगा। तो जब करंट दो हिस्सों में बटा रहता है तो जिन दो डिवाइस में करंट जा रहा होता है उन दोनों के बारे में कहते हैं कि वो दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। आइए अब हम सब समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत, पीडी की जरूरत क्यों है। तो यहाँ कुछ डायग्राम आपके सामने में है। सबसे पहले मैं इससे शुरुआत करता हूँ। आपके सामने एक पाइप हो, इस पाइप के इस छोर पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हों, जल की कुछ बूंदें हों। ना तो लगातार कहीं से जल पानी आ रहा है और ना आगे जाने के लिए इसको फोर्स कर रहा है, कुछ जल की बूंदें यहाँ हैं। अगर ये अपने आइडियल पोजीशन में हो, कहने का मतलब एक ऐसी अवस्था में हो जो बिल्कुल सीधा हो, थोड़ा सा भी झुकाव इसमें ना हो, तो इस जगह पर जो जल की कुछ बूंदें रखी गई थी क्या वो लुढ़कते हुए इधर तक आएंगी? नहीं आएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको किसी तरह का ये झुकाव के कारण गुरुत्वाकर्षण बल काम कर जाता है जो इसको नीचे की ओर खींच रहा होता है। लेकिन अगर ये इस तरह से हो तो कोई गुरुत्वाकर्षण बल इस पर इस तरफ नहीं, सब लगेगा नीचे की ओर, तो ये आगे जल की बूंदें नहीं जाएंगी। अब जल की बूंदें आगे कब जाएंगी? जब पीछे से कुछ और जल की बूंदें आकर इसको आगे की ओर धकेले, धक्का लगाए। तो एक तरह से पीछे से या तो कोई दबाव चाहिए या इसका झुका होना, जिस तरह से ये दिख रहा है झुका होना जरूरी है, तभी ये जो जल की बूंदें हैं ये आगे की ओर जाएंगी। अगर ये इसी तरह एकदम स्ट्रेट हो जाए, बिल्कुल सीधा हो जाए, तब ये जल की बूंदें यहीं की यहीं रुकी रहेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी। तो जल की बूंदों को आगे बढ़ने के लिए हमको झुकाव चाहिए था। तो ऊंचे वाले को मैंने प्लस मान रख लिया और नीचे वाले को माइनस। अब जो जल है वो प्लस से माइनस की ओर जाएगा ना। अब वो कंडीशन यहाँ देखिए, इसमें इतना सा जल है, इसमें इतना सा जल है, क्या इससे पानी इसमें जाएगी? क्या सारा का सारा जल इससे उसमें प्रवाह होगा? कब तक होगा? बहुत कॉमन सा जवाब है इसका, कब तक होगा? तो ये तब तक होगा जब तक दोनों का वाटर लेवल सेम ना हो जाए, दोनों एक जैसे जल की ऊंचाई को प्राप्त ना कर ले। जब ये डाउन होके यहाँ तक आ जाएगा और ये अप होके यहाँ तक चला जाएगा, जब दोनों में जल की ऊंचाई एक बराबर हो जाएगी तो पानी इससे इसमें आना बंद हो जाएगा। जब तक इनकी ऊंचाई का अंतर है तब तक जल इससे इसमें जाता रहेगा। तो ऊंचे वाले को प्लस मान लीजिए, नीचे वाले को माइनस मान लीजिए। तो इस तरह से प्लस से माइनस की ओर जल का बहाव होगा, प्लस से माइनस की ओर जल का बहाव होगा। तो जल के बहने के लिए लेवल का अप डाउन, यहाँ भी देख रहे हैं लेवल ये अप ये डाउन है,
जल के बहने के लिए लेवल का अप डाउन होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह करंट के फ्लो होने के लिए जो कारक है वो कारक है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है दो पॉइंट के पोटेंशियल का अप डाउन यानी डिफरेंट होना, एक का पोटेंशियल ज़्यादा हो दूसरे का पोटेंशियल कम। तो करंट जो है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट वो ज़्यादा वाले से कम वाले की ओर, ज़्यादा वाले से कम वाले की ओर जाएगी। और कब तक जाएगी? जब तक ये दोनों बिल्कुल बराबर ना हो जाए। तो जो बाजार से आप सेल खरीद के लाते हैं, जिसको चलती फिरती भाषा में हम सब बैटरी कह लेते हैं, उसमें जो ऊपर कॉपर की टोपी लगी होती है ये हाई पोटेंशियल को दिखाता है, यानी इसका पोटेंशियल, इसका जो विभव होता है वो ज़्यादा होता है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो लो पोटेंशियल को दिखा रहा होता है, यानी निम्न विभव को। तो आप समझ गए होंगे कि करंट हमेशा उच्च विभव से, अगर एक तार के माध्यम से यहाँ जोड़ लिया जाए, एक बल्ब लगा दिया जाए, तो करंट जो है वो हमेशा उच्च विभव से निकलेगा और निम्न की ओर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों विभव, दोनों पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जैसे ही इनके बराबर होने पर इनमें पानी जाना बंद हो गया, इसके एकदम स्ट्रेट हो जाने के बाद इसमें पानी जाना बंद हो गया, वैसे इसका जब हाई और लो पोटेंशियल यानी उच्च और निम्न विभव बराबर हो जाएगा तो इसमें भी करंट का फ्लो होना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि ये बैटरी जो है डाउन हो गया है। तो इस तरह से करंट उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हमेशा प्रवाहित होती रहती है। और इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक ऐसे डिवाइस, कोई एक ऐसे उपकरण का नाम बताइए जो किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता हो, विभवांतर उत्पन्न करता हो, तो आप जवाब दे सकते हैं सेल या बैटरी। यानी बैटरी या सेल ऐसे डिवाइस हैं जो किसी भी सर्किट में विभवांतर पैदा करते हैं, क्योंकि इसी के कारण उस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि विभवांतर क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। अब आइए इस पर एक अंकित देखते हैं। एक सवाल है आपके सामने में, इफ़ 24 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यदि 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 24 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करें। यहाँ इन्फिनिटी से लाने की बात नहीं कही गई, कहा जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो इसलिए विभवांतर मांगा जा रहा है। पर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी फॉर्मूला हम विभव में लगा सकते हैं वो विभवांतर में लगा सकते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन जमा कीजिए। ये वर्क है जिसको हम W से डिनोट करते हैं, तो W हो गया 24 जूल और चार्ज यानी Q हो गया 2 कूलम्ब। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना है इस जगह विभवांतर यानी V, PD भी लिख सकता था मैं, पर V इज इक्वल टू वॉट। तो V का फॉर्मूला क्या होता है? V का फॉर्मूला होता है W बाई Q, यानी 24 और बाई 2, आंसर आ गया 12। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, तो आंसर हो गया 12V। ये काफ़ी आसान था, इस तरह से विभवांतर निकाला जा सकता है। बच्चों देखिए, दो सवाल यहाँ आता है, डिफाइन 1 एम्पियर करंट, डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये सवाल मैं एक साथ लेकर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि अब आप दोनों के फॉर्मूले को समझ गए हैं, दोनों का जवाब मिलता जुलता सा होगा। जैसे अब 1 एम्पियर बनाने के लिए आपके पास फॉर्मूला है Q/T। अब आप इधर 1 कब लाएंगे? ये 1 कब आएगा? जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। ऊपर वाला 1 यानी 1 कूलम्ब, नीचे वाला 1 यानी 1 सेकेंड। तो अब जब दोनों 1 होगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा क्या? 1 एम्पियर। तो इसी को आपको भाषा में लिख देना है, वो 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा हो जाएगी। कैसे लिखना है? तो कहते हैं जब किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है, प्रति सेकंड यानी हर 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है, तो हम कहते हैं कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। When 1 coulomb of charge is passing through a conductor in 1 second, then the current flowing through the conductor is 1 ampere। यानी मैंने दोनों को 1 बना दिया, जो आया वो 1 एम्पियर था। तो जब किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होगा तो कहेंगे कि कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो हुई है।
तो ये था इसका। अब इसमें बनाना हो तो इसका देख रहे हैं आप W/Q फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया। W को आप 1 कीजिए, वर्क डन है तो 1 जूल, और ये कूलम्ब है चार्ज के लिए। तो दोनों जब एक एक होगा तो रिजल्ट आएगा 1 वोल्ट। इसको भी आप भाषा में लिख दीजिएगा तो वो 1 वोल्ट की परिभाषा हो जाएगी। कैसे लिखिएगा? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 coulomb of charge from one point to another in an electric field, then the potential difference between these 2 points is 1 volt। तो ये हो गया 1 वोल्ट का डेफिनेशन। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि अगर 1 एम्पियर विद्युत धारा की बात हो या 1 वोल्ट विभवांतर की, आप दोनों को ही अपने हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे नोट्स में भी आपको सारे के सारे टर्म्स एक्सप्लेन किए हुए मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, एक और बात मैं जल्दी से आपको बता दूं, ये देखिए ये एक सर्किट है, सर्किट परिपथ यानी ऐसा पाथ जिसमें करंट फ्लो होता हो। यहाँ बैटरी लगी हुई है, ये स्विच है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। डॉट होने का मतलब ऑन है, अगर ये डॉट में मिटा देता, ये डॉट अगर मैं मिटा देता तो ये ऑफ माना जाता। तो तत्काल ये ऑफ है, ये बल्ब है जो कि जल रहा है, ऑन होने के कारण ये एमीटर है। तो मैंने आपको बताया कि करंट इस तरफ से ऐसे फ्लो होता है और इस तरफ लौट के आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्लस वाले को मैंने उच्च विभव बताया था और माइनस वाले को निम्न विभव। तो करंट हमेशा उच्च विभव यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आता है इस तार की मदद से। करंट के बारे में बहुत पहले ये बातें मान ली गई थी कि करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आता है। जबकि काफ़ी समय बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो ये कंफर्म हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है माइनस चार्ज होने के कारण इधर से निकलता है और ऐसे जाता है। यानी जहां आपका करंट इस तरफ जा रहा है वहीं आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। करंट ऐसे जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का तो दशा दिशा कंफर्म पता चल गई, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो माना गया था कि प्लस से निकल के माइनस की ओर जाता है, आज भी वही चला आ रहा है। करंट हमेशा ये माना गया कि प्लस से निकल के माइनस की ओर आता है। अब यहाँ कुछ लोगों ने अलग अलग अनुमान दिया कि करंट चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो प्लस से निकल के माइनस की ओर जाता है, जबकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि बस हम सब पढ़ रहे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ना कि पॉजिटिव चार्ज। तो करंट जो है वो धनावेशित नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, बस चार्ज होना चाहिए, चाहे वो धनावेश हो या ऋणावेश। तो इसलिए ये लॉजिक तो सरासर गलत है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कुछ और विद्वान कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब इधर जाता है तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है, वही एनर्जी करंट होती है। ये लॉजिक भी कहीं से बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगता। तो बस कारण अभी भी बहुत सारे ढूंढे जा रहे हैं पर कोई भी सेटिस्फाइंग आंसर अभी तक नहीं मिला है। तो ये बस एक माना हुआ चीज है कि करंट प्लस से निकलता है और माइनस की ओर आता है, इसलिए इस करंट को हम सब कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। तो इस तरह आपने कन्वेंशनल करंट यानी पारंपरिक विद्युत धारा को भी समझ लिया। आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताऊंगा और फिर ओम के नियम को जानने का मौका मिलेगा। तब तक आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोट्स अभी सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। उम्मीद है अगले वीडियो के साथ आपको हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आप उस नोट्स को डाउनलोड कर लें और पढ़ना शुरू करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।